साल 2013 की एक चुनावी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी एक भाषण में कहते हैं, हमने तय किया है जितने लोग विधानसभा में चुन करके आए हैं, जितने लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं, उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचनाएं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो अपराधी हैं लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं वो जेल जाएं। एक शुद्धि की शुरुआत। लेकिन सच ये है कि साल 2014 के चुनाव में चुनकर आए क्रिमिनल बैकग्राउंड के नेताओं को सजा दिलाना तो दूर, ऐसे नेताओं को साल 2019 के चुनाव में सबसे ज़्यादा टिकट देने वाले नरेंद्र मोदी ही थे। इसी तरह 28 जून 2012 में नरेंद्र मोदी ने एक भाषण देते हुए कहा कि मैं प्रशासन में बैठा हूं, मुझे पता है कि रुपए की कीमतें ऐसे नहीं गिरती। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। जिस वक्त नरेंद्र मोदी ये भाषण दे रहे थे उस वक्त $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 56 रुपये थी। लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अप्रैल 2024 में रुपए की कीमत 56 रुपये से गिरकर 83 रुपये पहुंच जाती है, लेकिन कोई सवाल पूछने वाला नहीं होता। Breaking news on India Today Digital. The Indian rupee dropped to the lowest in more than 10 months, tracking broad losses on Asian peers and on oil price worry. Well, the rupee started at the lowest point of the day at 78.28. Indian rupee surprisingly touched a fresh all-time low, even as it was expected to strengthen in the face of falling crude prices. इसी तरह साल 2013 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमतों में 7 रुपये की वृद्धि की जाती है। ये पेट्रोल की कीमतें 73 रुपये पहुँच जाती हैं। तब नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। वहीं मोदी की सत्ता में आ जाने के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें गिरने से भारत में भी पेट्रोल की कीमतें गिर जाती हैं, तो मोदी पेट्रोल की कीमतें गिर जाने के लिए मोदी साहब क्रेडिट लेना नहीं भूलते। मुझे बताइए पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? लेकिन जब उन्हीं मोदी के राज्य में पेट्रोल की कीमतें 120 रुपये प्रति लीटर पहुंच जाती हैं और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है ना, पूछो मत, सबका हालत खराब है भाई। सर पहले 500 का पेट्रोल भराते थे तो कम से कम 8 दिन चलता था सर, अभी तो 6 दिन ही चल रहा है। कारण ये है कि मुंबई शहर में अब जो पेट्रोल की कीमत है पर लीटर वो 120 रुपये पार हो गई है और जो डीजल की कीमत है वो अब शतक लगाने की कोशिश कर रही है। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, आज से लागू हो गई है, तो गाड़ी चलाना, खाना पकाना सब महंगा हो चुका। तो ना मोदी क्रेडिट लेने आते हैं और ना उनकी सरकार का कोई भी मंत्री क्रेडिट लेने आता है। साल 2012 और 13 में नरेंद्र मोदी ने जो बोला, 2023 और 24 आते आते उसका सब उल्टा होता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में 2014 से लेकर 2024 के बीच की भारत की जर्नी देखेंगे कि क्या वाकई में देश में अच्छे दिन आए, क्या वाकई में मोदी ने 10 साल में भारत ने तरक्की की। इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। अगस्त 2015 में मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार पहुंचते हैं और उस वक्त बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे। नीतीश कुमार भाजपा के गठबंधन से अलग होकर तेजस्वी यादव से गठबंधन कर रहे थे, लेकिन बिहार के लोगों को मोदी ने आंकड़ा का ऐसा झांसा दिया कि रैली में आई सारी भीड़ तालियां बजाने लग जाती है। मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो
50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए, 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों बहनों। लेकिन सवाल यह है कि वो 1.25 लाख करोड़ रुपए बिहार में लगाए कहाँ गए? अगर बिहार को पैसे दिए गए तो वो कहाँ गए, और अगर नहीं दिए गए तो क्या मोदी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? देश के प्रधानमंत्री के शब्दों की एक कीमत होती है, लेकिन आज मोदी के वादों की कीमत प्रेमिका को शादी से पहले किए गए किसी आशिक के उत्साहिक वादे जितनी हो गई है। साल 2017 में हिमाचल विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी ने गरीबों को सपना दिखाया कि हवाई चप्पल वालों को भी हवाई जहाज में बिठा दूंगा। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। लेकिन आज सच ये है कि मोदी ने हवाई जहाज को ही प्राइवेट कंपनियों को बेच डाला है। एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के दूसरे चरण की प्रक्रिया एविएशन मंत्रालय ने तेज कर दी है। सूत्रों की माने तो दूसरे चरण में 25 एयरपोर्ट को आइडेंटिफाई किया गया है और इन 25 एयरपोर्ट में कुछ बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं, मसलन चेन्नई, कोलकाता, जबलपुर, इंदौर, वाराणसी, ऐसे बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं जिनको एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के दूसरे चरण के तहत चुना गया है। क्योंकि इंडिया में जो एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसका डायरेक्ट असर सिर्फ और सिर्फ आम जनता पे पड़ेगा। जो गेम हमने BSNL के टाइम पे देखा था, एग्जैक्ट वैसा तो नहीं, लेकिन कुछ उसी तरीके का एक इंटरेस्टिंग गेम हमारे इंडियन एयरपोर्ट्स पे भी हो रहा है। और एक्चुअल में हो क्या रहा है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अडानी ग्रुप के पास अब मुंबई एयरपोर्ट का भी मालिकाना हक आ गया है। रूल बदला गया और अडानी जी को 6 एयरपोर्ट दिए गए। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कि अगले साल मार्च से पहले एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम को बेचा जाएगा। 6 एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट प्लेयर्स को देने का लिए ऑक्शन हुआ, टेंडर मांगा गया था और सबसे ज्यादा बोली होने वाले को 3 एयरपोर्ट देने का, लीज देने का आज फैसला हुआ, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। ज्यादातर एयरलाइंस के फेयर आसमान छू रहे हैं, जिससे यात्री परेशान हैं। आज हवाई जहाज़ों की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हवाई चप्पल वालों को तो छोड़िए, एक मिडिल क्लास वाला भी हवाई जहाज़ की सवारी बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है। भारत में 2019 से 22 के बीच सबसे ज्यादा फ्लाइट टिकट्स के दामों की बढ़ोतरी हुई। अगर आप 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज को कंपेयर करें तो इन 10 कंट्रीज में से भारत में सबसे ज्यादा फ्लाइट टिकट्स की दामों की बढ़ोतरी हुई। लेकिन इससे भी अधिक बातें जो मोदी ने स्मार्ट सिटी पर बोली, उतनी तो शायद किसी भी स्कीम पर नहीं फेंकी होंगी। सरकार में आते ही मोदी ने सबसे पहले 100 नए शहरों का सपना दिखाया। स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार, कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने, ये स्पेशलाइज्ड सिटी क्यों न बने। भाइयों बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। हमारी सरकार के लिए ये स्मार्ट सिटी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे लिए मिशन। 100 न्यू सिटी की जैसे जरूरत है, वैसे 2 शहर जो पास पास है, उसके लिए एक ट्विन सिटी का कंसेप्ट हमने डेवलप करना चाहिए। जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी है, हमने ट्विन सिटी कंसेप्ट को डेवलप करना चाहिए। विकास का एक नया मॉडल उसमें से हमें मिल सकता है। उसी प्रकार से बड़े शहरों के आसपास सैटेलाइट सिटीज, इसकी पूरी जाल बनानी चाहिए, एक अवसर के रूप में लें। और आप कल्पना कर सकते हैं जब इतना सारा काम शुरू होगा, कितना सीमेंट चाहिए, कितना लोहा चाहिए, कितने सीमेंट के कारखाने चाहिए, कितने लोहे के कारखाने चाहिए, कितने नौजवान चाहिए, कितनों को रोजगार मिलेगा। आप अंदाज कर सकते हैं
देश के जीडीपी की जो चिंता हो रही है उसका जवाब इसमें से मिल सकता है। 2014 चुनाव से पहले मोदी ने झूठा एक गुजरात मॉडल दिखाया कि गुजरात में ये कर दिया है वो कर दिया है। ऐसे ही धुलोला सिटी के बारे में बात करते थे। धोलेरा, देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। आपको भी मेरी प्रार्थना है, अगर वेबसाइट पर आप धोलेरा DHOLERA धोलेरा SIR इस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल मिलेगी। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। नया शहर बना रहे हैं जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी। और वो कैसा शहर होगा, जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धोलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धोलेरा बनेगा, आज जो सांघाई है, उस सांघाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है। आज सुनकर हंसी आती है कि किस आदमी की बातों पर विश्वास किया। दिल्ली से 2 गुना बड़ा शहर बना रहा हूँ। चीन के शहर शंघाई से 6 गुना बड़ा धोलेरा बनने वाला है। मोदी की इस भाषण को हर टीवी चैनल ने बड़ी खबर कहकर चलाया। किसी भी देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए शहर ग्रोथ इंजन होते हैं। टीवी पर पहली बार मोदी शहर। टीवी पर पहली बार मोदी की ड्रीम सिटी। मोदी के 100 स्मार्ट शहर की पहली झलक। ऐसा ही एक सपना और दिखाया गया सांसदों द्वारा गांव गोद लेने का, यानी कि सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर भी बड़े बड़े शूट चलाए गए। आपको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर आदर्श ग्राम की संकल्पना है क्या और कैसे कोई गांव आदर्श गांव बन सकता है। योजना के तहत चुने गए गांव में समूचे विकास पर फोकस होगा। गांव में ढांचागत विकास के तहत स्कूल, अस्पताल, सड़क, खेल के लिए मैदान जैसी सुविधाएं होंगी। तो साथ ही हर घर के साथ ही सभी सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय का निर्माण कराया जाएगा।